हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, बहुत सारे जो लोगों का प्रश्न होता है कि हमें कौन सी ज़मीनें नहीं खरीदना चाहिए। एमपीआरसी में कुछ ऐसी ही ज़मीनों के बारे में प्रावधान है जिस भूमि पर आपको कभी भी भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मान लीजिए आप ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं, या फिर मान लीजिए गलती से आपके नाम पर ऐसी ज़मीन का पट्टा हो जाता है, या फिर मान लीजिए उस ज़मीन पर आपने अवैध निर्माण कर लिया है, तो वह अवैध निर्माण एकदम अवैध ही होगा और ऐसे अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी भूमियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, आज हम बारी बारी से ऐसी भूमियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर खलिहान की भूमि को इंक्लूड किया गया है। नंबर 2 की बात करें तो गड्ढों वाली जो भूमि होती है इसके अंतर्गत आती है। नंबर 3 पर चारागाह की भूमि, सामान्यतः कब्रिस्तान और शमशान में प्रयुक्त भूमि भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ऐसी भूमियों पर आपको कभी भी भूमिधर राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। मान लीजिए एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान ऐसी जगह होता है जहाँ पर लोगों के शव दफनाए जाते हैं। शमशान भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों के शव जलाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसी जगह पर ना तो आप वैध कब्जा कर सकते हैं, ना ही ऐसी ज़मीन का पट्टा किया जा सकता है, ना ही आपको ऐसी ज़मीन के भूमिधर अधिकार प्राप्त होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कब्रिस्तान की ज़मीन पर आपने अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं या कब्जा कर लिया है, तो वहां पर आपको इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शंस के तहत पनिशमेंट और सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है, यदि मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जो किसी नदी या फिर नाले के तट पर स्थित है, तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी भूमि है जो नदी या नाले के तट पर खाली पड़ी रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर वहाँ पर जो भूमि है उस भूमि का उपयोग कभी कभी खेती के लिए किया जाता है, लेकिन नदी के तट की जो भूमि है वहाँ पर आपको भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और ना ही ऐसी ज़मीन को आप खरीद सकते हैं, ना ही ऐसी ज़मीन का आप पट्टा करवा सकते हैं और ना ही ऐसी ज़मीन को आप बेच सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से आप पट्टा हासिल कर भी लेते हैं तो उस पर आपको संक्रमणीय अधिकार यानी भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अगले नंबर पर ऐसी ज़मीन आती हैं जो सार्वजनिक या फिर लोकोपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धृत हों। ऐसी भूमि पर भी आपको भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन सी भूमियां हैं जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए हैं। नंबर 1 पर ऐसी भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिए प्रत्यक्ष से आरक्षित हो। नंबर 2 ऐसी भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो। नंबर 3 ऐसी भूमि जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजन के लिए अर्जित की गई हो। नंबर 4 पर ऐसी भूमि जो मध्य प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम में निर्दिष्ट हों आती हैं। दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो ऐसी भूमि जो ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित की हों। दोस्तों, ऐसी भूमि पर आपको यदि पट्टा भी हो जाता है तो भी आपको भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अगले नंबर पर ऐसी भूमि आती हैं जिस पर तालाब है, पोखर है या फिर तटबंध है या फिर बांध हो, तो ऐसी भूमि पर आपको कभी भी भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के साथ में बताना चाहता हूं, जैसे किसी ज़मीन पर जो ग्राम सभा की ज़मीन निकल आती है या फिर वहाँ पर कोई चारागाह निकल आता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कब्जा है वहाँ पर कब्जा है जो प्रशासन द्वारा हटवा दिया जाता है, या फिर मान लीजिए किसी ने वहाँ पर अवैध रूप से घर भी बना लिया है, तो वहाँ पर उस घर को भी तोड़ा जा सकता है। कई बार आप इस तरह की कार्यवाही को देखते होंगे या फिर आपने ऐसी कार्यवाही देखा होगा। दोस्तों, अब हम दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें। अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करे तो उसे कैसे हटाएं। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे कोई चारागाह की ज़मीन है या फिर कोई गड्ढे वाली ज़मीन है या फिर मान लीजिए कि वह ज़मीन ग्राम पंचायत की है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई उस पर अवैध निर्माण कर रहा है या फिर अवैध कब्जा कर लिया है या अवैध कब्जा करके उसने कुछ घर बना लिया है और आप उसे हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप
तहसीलदार या एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि लोग इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर आप जिले की जो कलेक्टर हैं या फिर एसडीएम उन्हें भी प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो व्यक्ति जिसने अवैध कब्जा किया है तो उसे तुरंत बेदखल किया जाएगा और उस पर कार्यवाही भी होगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, कई मामलों में यह देखा जाता है कि गांव में सबसे ज़्यादा जो झगड़े होते हैं वो गांव की सड़कों को लेकर होते हैं या फिर नली होती हैं या जो नाले होते हैं उनको लेकर होते हैं या फिर सार्वजनिक जो रास्ते होते हैं उनको लेकर होते हैं। मान लीजिए इन जगहों पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति जल मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है या फिर सार्वजनिक रास्तों पर उसने गाय भैंसों को बांध दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जलमार्ग अधिकार और अन्य सुखाचार के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कोई सार्वजनिक सड़क है या सार्वजनिक भूमि है जहाँ पर लोग गुजर कर ऐसी जगह पर जाते हैं जो उनकी भूमि है। दोस्तों, जो सेक्शन 26 है वो ऐसे अवरोधों को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। सेक्शन 26 अवरोधों को हटाए जाने के प्रबंध के बारे में वर्णन करती है। दोस्तों, यदि तहसीलदार को यह पता चलता है कि किसी अवरोध से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क या फिर कोई रोड या फिर कोई मार्ग या फिर सार्वजनिक भूमि में अवरोध पड़ती है, तो तहसीलदार रोड के अवरोध को हटाने के निर्देश दे सकता है या फिर ऐसे प्रयोजन के लिए बल प्रयोग भी कर सकता है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों सेक्शन 27 के बारे में। जो उपजिलाधिकारी होता है उसे कुछ पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि मार्ग पर कोई विवाद उत्पन्न होता है या फिर कोई वहाँ पर अवरोध उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार स्थानीय जांच के बाद आवश्यक समझे तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवरोधों को हटाने का निर्देश दे सकता है। यदि सिचुएशन गड़बड़ है तो वह बल का प्रयोग भी कर सकता है और ऐसे अवरोधों को हटा सकता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बल प्रयोग के मानते नहीं हैं। यदि उनसे कहा जाए तो वो मान जाएंगे। बल प्रयोग करना ही पड़ता है जब ही वह अपना अवैध कब्जा हटाते हैं। वहाँ पर तहसीलदार को यह पावर है कि वह बल प्रयोग करके ऐसे अवरोधों को हटा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सड़क पर कब्जा कर लेते हैं, सड़क पर पशुओं को बांध देते हैं या फिर मान लीजिए कि जो जलमार्ग हैं जहाँ पर सिंचाई होती है, अन्य जो भी लाभ लेते हैं उनके बीच में यदि कोई अवरोध पैदा करता है तो ऐसी सिचुएशन में तहसीलदार कार्यवाही कर सकता है। तहसीलदार को कब्जा हटाने और बल प्रयोग करने के पावर दिए गए हैं। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह बल प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जो उपजिलाधिकारी होता है को भी पुनरीक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं। जिलाधिकारी तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए मामलों के अभिलेखों को ऐसे विनिश्चय की जो वैधता होती है और औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग कर सकता है और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर भी दे सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।